तो बेटा 2026 की क्लास 10th की जो हमारी बोर्ड एग्जाम की सीरीज है उसका नया वीडियो तुम्हारे सामने है। लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब ये वीडियो देख रहे हो तो साथ में पेन पेपर रखो। जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ उनको साथ साथ करते जाना। वीडियो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे के आसपास ही होने वाला है, इसको ढंग से देखना पूरा वीडियो। ये चैप्टर की मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें हम लोग कर लेंगे, इंक्लूडिंग कुछ केस स्टडीज और काफ़ी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स भी। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। जैसा कि तुम जानते हो कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होती है वो होती है किस फॉर्म में? वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास जो इक्वेशंस दे रखी होती है वो एक नहीं दो इक्वेशंस दे रखी होती है, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दो होती हैं, तो जब हम उनका सोल्यूशन बनाते हैं तो उनका सोल्यूशन निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है अलजेब्रिक मेथड जो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से निकालते हैं, और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। अब ये चीज़ हमें पता है कि जब हम कोई लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बन के आता है। अगर तुम्हारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं तो उन दो लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ दो स्ट्रेट लाइंस बन के आएंगी। वो जो दो स्ट्रेट लाइंस तुम्हारे पास बन के आएंगी वो तीन तरह से बन सकती हैं एग्जाम में। एक तो हो सकता है कि जो दो लाइंस हैं तुम्हारी वो दोनों लाइंस एक दूसरे को किसी सिंगल पॉइंट पे कट कर रही हो। तो अगर दोनों लाइंस एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और अगर सपोज करो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल आ जाती हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं नो सॉल्यूशन। और तीसरा हो सकता है कि ये लाइंस ओवरलैपिंग हो। ओवरलैपिंग का मतलब एग्जैक्ट एक के ऊपर एक आ जाए, मतलब एक लाइन जहां आएगी दूसरी भी एग्जैक्ट उसके ऊपर आ जाए, इसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक्चुअली देखो, सॉल्यूशन वो पॉइंट होता है जहां पर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, वो कॉमन पॉइंट होता है दोनों इक्वेशंस का। तो यहाँ पर ये सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है इसलिए यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही तो ये नो सॉल्यूशन, और यहाँ पर हर पॉइंट पे एक के ऊपर एक है इसलिए इसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोला जाता है। जो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है इसे इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है हैविंग नो सॉल्यूशन, और यूनिक और इनफाइनाइट दोनों ही कंसिस्टेंट होते हैं उसे कहते हैं हम कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, और इसे कहते हैं कंसिस्टेंट यूनिक या सिंपल कंसिस्टेंट विथ वन सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। हम लोग यहाँ बेसिकली कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें हमें ग्राफ बनाना पड़ता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी जिनमें हम बिना ग्राफ के सॉल्व करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ जो हमने डिस्कस करी कि भाई हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, मतलब दो इक्वेशंस दे रखी है, उन दोनों इक्वेशंस में अगर दोनों का ग्राफ इंटरसेक्टिंग है तो उसे हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, पैरेलल है तो उसे हम नो सॉल्यूशन कहते हैं, और अगर एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट लाइंस या ओवरलैपिंग लाइंस हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन ये तुम्हें पता है क्या कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं तो उन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाए बिना सिर्फ हम इक्वेशन देखकर ही बता सकते हैं कि उसमें कौन सा सॉल्यूशन आने वाला है। इसके लिए तुम्हारे पास तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं। तो ये तीन कंडीशंस नोट कर लो, इंपॉर्टेंट हैं, है ना? एक बार कॉपी में साथ में लिख लो। ये तुम्हारी तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। कौन कौन सी? पहले कंडीशन है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन होती है किसकी? यूनिक सॉल्यूशन की। दिस इज कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। मतलब जैसे अगर मैं तुम्हें एक इक्वेशन दे दूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 5x माइनस 7y इक्वल टू 10, तो तुम यहाँ पर देखो a1/a2 2/5 है और b1/b2 3/-7 है, ये बराबर नहीं है। तो ये कौन सा सॉल्यूशन है? ये यूनिक सॉल्यूशन है। दूसरा है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन में a1 a2 b1 b2 तो बराबर होते हैं पर c1 c2 इक्वल नहीं होता है। जैसे
2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 11। अब यहां देखो a1 अपॉन a2 है 2 अपॉन 4 यानी कि हाफ, b1 अपॉन b2 ये भी हाफ आ रहा है 3 अपॉन 6 है ना, a1 a2 b1 b2 बराबर है, पर c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा सोल्यूशन है इस सिस्टम का? इस सिस्टम का हमारा नो सोल्यूशन आएगा, मतलब जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो लाइंस पैरेलल आएंगे। और तीसरा आता है हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसमें तीनों इक्वल होते हैं, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, 4x प्लस 6y इक्वल टू 10। तो यहां तुम देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब हाफ है, मतलब इसका कौन सा सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को देखकर ही तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा सॉल्यूशन होने वाला है। इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकता है, जैसे बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया था कि भाई x इक्वल टू a और y इक्वल टू b, ये कौन सा टाइप ऑफ सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिख सकते हैं 1x प्लस 0y इक्वल टू a। भाई x इक्वल टू a एक इक्वेशन है, तो इसमें y का कोफिशिएंट क्या लेंगे? 0 लेंगे, और दूसरे में लेंगे y का कोफिशिएंट 1 क्योंकि y इक्वल टू b है, और x का कोफिशिएंट लेंगे हम 0। तो क्या a1 a2 b1 b2 तुम्हें इक्वल दिख रहे हैं? नहीं है ना, तो मतलब इसका सॉल्यूशन कैसा होने वाला है? इसका सॉल्यूशन होने वाला है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ये दोनों एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। इसी तरह अगर सपोज तुम्हें दे रखा है कि x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, तो इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 0y इज इक्वल्स टू a, x प्लस 0y इक्वल टू b। तो यहां पर तुम देख सकते हो कि भाई वैसे तो देखा जाए तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है, क्योंकि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ये दोनों जो है हमारे पास एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है इन दोनों क्वेश्चन में। वैसे देखने वाली बात क्या है कि इसमें a1 अपॉन a2 तो 1 है, b1 अपॉन b2 है 0 अपॉन 0। अभी 0 अपॉन 0 कितना होता है? 0 अपॉन 0 होता है नॉट डिफाइंड, उसको 0 या 1 लिखने की गलती मत करना, तो ये बराबर तो नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ पर भी वैसे 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड ही था। ऐसे क्वेश्चन में तुम लॉजिक से निकाल सकते हो कि ये कौन सा सोल्यूशन है। देखो कोई भी लाइन जो x इक्वल टू a होती है वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होती है, तो अगर मैं x इक्वल टू a बनाऊंगा तो उसका ग्राफ बनेगा ये है x इक्वल टू a, और y इक्वल टू b बनाऊंगा ना तो ये हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होती है, तो y इक्वल टू b बनेगा ऐसा। अब जब दोनों लाइंस x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कट करेंगे ना, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। लेकिन सपोज करो एक लाइन है x इक्वल टू a और जो दूसरी लाइन है मान लेते हैं जैसे वो है x इक्वल टू b, तो भाई x इक्वल टू a और x इक्वल टू b दोनों ही y एक्सिस के पैरेलल हैं, मतलब ये दोनों आपस में भी पैरेलल है। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना, ये थोड़े से ट्रिक क्वेश्चन है, बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन एक दो बार पूछे भी गए हैं। और तीसरा है जिसमें हमें दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7 और 5y माइनस 2x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। अभी देखो जानबूझ के क्या किया कि x और y की पोजीशन इन्होंने चेंज कर रखी है, तो सबसे पहले तुम इसको प्रॉपर फॉर्म में लेके आओ। फर्स्ट इक्वेशन तो ऐसे ही रहने दो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन में ये माइनस का 2x हम पहले लिखेंगे, प्लस का 5y हम बाद में लिखेंगे, और जो कांस्टेंट है उसको दोनों को एक तरफ ले जाओ। अब तुम देख रहे हो a1 अपॉन a2 है -1, b1 अपॉन b2 है 3 अपॉन 5, मतलब ये इक्वल नहीं है, तो ये भी यूनिक सॉल्यूशन ही बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये तो फिर भी ज्यादातर लोग कर लेते हैं, इसमें गलती नहीं हो, ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना। ठीक है, एमसीक्यूज में असर्शन दीजिए में इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। अब ये जो एक हम बात कर रहे हैं कि भाई इक्वेशंस की कि इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होता है, इस पर भी तुम्हारा 2 मार्क का एक क्वेश्चन या 1 मार्क या 2 मार्क या 3 मार्क तीनों तरह का क्वेश्चन ये बनने के बहुत चांसेस होते हैं, जिसमें एक अननोन वैल्यू दे रखी होती है। कैसे? जैसे सपोज करो एक इक्वेशन दे रखी है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0।
दूसरी इक्वेशन दे रखी है 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल टू 0। अब तुम्हें इसमें अननोन वैल्यू क्या है, k, और तुम्हें बोला जा रहा है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो फिर k की वैल्यू क्या होगी। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो तुम बोलोगे भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अभी a1 अपॉन a2 कितना है, k अपॉन 12, b1 अपॉन b2 3 अपॉन k, और c1 अपॉन c2 माइनस का k माइनस 3 अपॉन माइनस k, यानी कि k माइनस 3 अपॉन k है। अब मैं क्या करूंगा, तीन तो मैं इक्वेशन एक साथ सॉल्व नहीं कर सकता ना, तो मैं एक बार में एक पेयर लूंगा। तो मैं सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैं यूज करता हूँ k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके k स्क्वायर आता है 36। तो k कितना हुआ, k हुआ हमारा प्लस माइनस 6 है ना, ध्यान रखना 6 नहीं प्लस माइनस 6। अब ये जो प्लस माइनस 6 है ना, k की आ गई है दो वैल्यू। देखो जब दो वैल्यूज आती है ना k की, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर तुम्हें थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एक वैल्यू जो है ना इसमें से वो छूटती है, मतलब रिजेक्ट की जाती है। कौन सी रिजेक्ट करनी है वो हम चेक कर लेते हैं। तो अब ये जो k की दो वैल्यू निकली है ना, इनको हम एक एक करके पुट करते हैं। हमारे पास पहले निकला k6, तो तुम देखो a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है, k अपॉन 12, यानी कि 6 अपॉन 12 हाफ आ रहा है। फिर b1 अपॉन b2 चेक करो, ये आ रहा है 3 अपॉन k, मतलब 3 अपॉन 6, ये भी हाफ आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब बचा c1 अपॉन c2, इसमें पुट करते हैं k माइनस 3 अपॉन k। अब k माइनस 3 कितना हुआ, 6 माइनस 3 दैट इज 3 अपॉन k, k इज 6, ये भी हाफ आ रहा है। तो भाई 6 पर तो तीनों a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल आ गए, लेकिन जैसे ही आप तो -6 पर चेक करोगे ना, तो -6 पर a1 a2 और b1 b2 तो इक्वल आएंगे, पर c1 c2 इनके इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब -6 जो है वो तुम्हें रिजेक्ट करना है। तो तुम्हारा सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, मतलब k की एक ही वैल्यू होगी जो इसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बना सकती है, और वो k की वैल्यू क्या है, वो है k की वैल्यू 6। तो जरा ध्यान से करना, अगर दो वैल्यूज आए तो थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करना, ठीक है। चलो एक और, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं इसी तरह का, जिसमें भी यही दे रखा है हमें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही है। सबसे ज्यादा इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे ही क्वेश्चन बनता है, पर सब तरह के सॉल्यूशन तुम ध्यान रखना। पहला है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7, दूसरा है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 3a प्लस b माइनस 2। और अब यहाँ पर अननोन वैल्यूज कितनी है, यहाँ तुम्हारी अननोन वैल्यूज है दो, a और b। तुम्हें ये a और b निकालने हैं, तो हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमें a और b निकालना है। तो हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन लगाते हैं, क्या आएगा, 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। अब क्योंकि हमें यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन लगानी है, तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि ये सब इक्वल होते हैं, तो हमें इसमें से पहले a और b निकालने के लिए फिर वही पेयर वाइज हमें इनको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पेयर को सॉल्व करता हूँ, 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस बी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। शिफ्टिंग करते हैं तो 3a माइनस 2a a और 2b प्लस 3b 5b, ये बन के आती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो भाई फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी बन गई, a इज इक्वल टू 5b। अब मैं सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करता हूं, तो 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। अब मैं इसमें a की जगह रख लेता हूं 5b, तो ये होगा 3 अपॉन 5b प्लस b, a की जगह मैं 5b रखा हूं, तो देखो 5b प्लस b कितना हो जाएगा,
6b। और इसी तरह यहां पर भी मैं a की जगह 5b रख लेता हूं प्लस b माइनस 2। इसको भी मैं स्टेप वाइज ही करके दिखा देता हूं। a की जगह 5b प्लस b, तो ये मेरे पास आएगा 3/6b इक्वल्स टू 7/15 प्लस 1 16b माइनस 2। ये कैंसिल हो रहा है तो कर लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 16b माइनस 2 इज इक्वल्स टू 14। 7 इंटू 2 भी होगा, ध्यान रख लेना। तो यहां पर सॉल्व करता हूं तो 16b निकल के आया 16 माइनस 2 वहां जाके प्लस हुआ और b निकल के आया 1। अब b निकला है 1 और a क्या निकला था अभी शुरू शुरू में 5b, तो a की वैल्यू क्या बनी 5 इंटू 1 यानी कि 5। तो a 5 है और b 1 है। ये हमारे दो वैल्यूज आ गई a और b की। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तुम्हारे पास जो आएगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब इक्वल करो, उन्हीं से तुम्हें सॉल्यूशन बनाना होगा। इन केस अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो तुम a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 यूज करोगे। नॉट इक्वल टू में तुम्हारे पास वो वैल्यू निकल के आएगी जो नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। अगर यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन है तो उसमें तुम जैसे 5 अपॉन k इक्वल्स टू 7 अपॉन 3 की जगह पर यहाँ सपोज माइनस नॉट इक्वल टू होता है ना, सपोज इस तरह का कुछ है, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 15 अपॉन 7 ये आ रहा है। तो k की वैल्यू 15 अपॉन 7 में नॉट इक्वल टू आ रही है, मतलब k की वैल्यू 15 अपॉन 7 के अलावा कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी एनी वैल्यू अदर देन 15 अपॉन 7। तो नॉट इक्वल टू आए तो भैया ध्यान रखना, नॉट इक्वल टू का मतलब ये वैल्यू नहीं लेनी है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। ज्यादातर इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली चीजों को इस तरह के ए बी और के वाले क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। तो जब हमें किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है एल्जेब्रिक मेथड जिसमें हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। वैसे तो एक और मेथड भी हुआ करता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, पर अब वो कोर्स में से हट गया है। और दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफ बनाकर सॉल्व करना। तो पहले हम एल्जेब्रिक मेथड में एक दो एग्जांपल ले रहे हैं। सिंपल सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है। हाँ, बेसिक वालों के जरूर हो सकता है कि एमसीक्यू में या 2 मार्क्स में कोई ठीक ठाक क्वेश्चन दे दें सॉल्व बाय एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। बाकी जो स्टैंडर्ड वाले हैं ना, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जिन्होंने ले रखी है, उनके लिए इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम है। एक अलग क्वेश्चन मैं एक दो करवा रहा हूं तुम्हारे को, जो मतलब सिंपल सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वाले नहीं है, वो मैं स्किप कर रहा हूं अज्यूमिंग कि भाई 10th क्लास के बच्चों को सिंपल सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन तो आता होगा। नहीं आता हो तो फिर मुझे डीएम करो, डीएम नहीं तो एटलीस्ट कमेंट करो, मैं उस पर एक छोटा वीडियो और बना दूंगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं भाई, क्वेश्चन है कि बोला गया है सॉल्व 4x प्लस 6 अपॉन वाई इक्वल टू 15 और 6x माइनस 8 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 40। बोला है कि सॉल्व। अभी सॉल्व का मतलब होता है इसको सॉल्व करके तुम्हें x और y की वैल्यू निकालनी है। और फिर बोला है फाइंड लैम्डा इफ y इज इक्वल्स टू लैम्डा x माइनस 2। तो अब हमें निकालना क्या है, लैम्डा। पहले तुम्हें बोला गया सॉल्व, तो इसको सॉल्व करके x और y निकालो, फिर वो x और y की वैल्यू इसमें डाल के लैम्डा निकाल लो, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं। देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। अच्छा, अब कई बार क्या करते हैं, जिसमें 1/y आता है ना, उनमें हम 1/y को u और v लेकर सॉल्व करते हैं। बट इस तरह की चीजें अभी सिलेबस में से लीनियर में से हटा दी गई है। थोड़े क्वेश्चन से लीनियर में से मतलब लेवल थोड़ा सा कम कर दिया इन्होंने। क्वाड्रेटिक में फिर भी पूरा प्रॉपर सिलेबस आ रहा है, लीनियर में थोड़ा कम आ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, हम u और v मान के कर सकते हैं, 1/y को a मान लो या u मान लो, लेकिन मैं उसके बिना ही करके दिखा रहा हूँ, डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ। तो मैं एलिमिनेशन के हिसाब से 6 और 8 है, तो 6 और 8 मैं y को एलिमिनेट करवाना चाह रहा हूँ। तो इनके कोफिशिएंट्स हमें देखने होते हैं एलिमिनेशन मेथड में, इधर है 6 इधर है 8। तो मैं y को एलिमिनेट कर रहा हूँ तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई करता हूँ 8 से, दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6 से। तो हम क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट्स a y के हैं ना दोनों, उनको उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस साइन इग्नोर करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। और इन दोनों में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो वो भी कट कर दिया जाएगा। जैसे 8 और 6 में क्या है कॉमन, 2 है, तो 2 से इसको काट लो, इसको 4 और 3 कर दो, मतलब 8 और 6 की जगह
4 और 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कैलकुलेशंस कम हो जाती हैं थोड़ी सी। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 16x प्लस 24 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 60। भाई तीनों को 4 से कर दिया, इधर 6 इंटू 3 18x माइनस 8 इंटू 3 फिर से 24 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 14 3 42। अब इन दोनों में y का कोफिशिएंट तो इक्वल हो ही चुका है, ऐड करने पर एक कट जाएगा। नाउ 16 प्लस 18 कितना हुआ 34x, और इधर 60 प्लस दिस 102। तो जैसे ही मैं डिवाइड करता हूँ x की वैल्यू निकल के आती है 3। 102 डिवाइडेड बाय 34 इज 3। अब ये x की वैल्यू जो 3 है वो मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ। मैं फर्स्ट में डाल देता हूँ 4 अपॉन 3 प्लस 6 अपॉन वाई इक्वल टू 15। शिफ्टिंग करते हैं 6 अपॉन वाई इक्वल टू 15 माइनस 12 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3y 6 आ रहा है और y 2 निकल के आता है। तो y 2 है, x 3 है। अब लेकिन मुझे सिर्फ एक्स वाई नहीं निकालना, मुझे लैम्डा भी निकालना है। तो मैं अब x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूंगा। 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 3 माइनस 2, तो 2 प्लस 2 होता है 4 इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा। लैम्डा निकल के आता है 4 अपॉन 3। ये मेरा लैम्डा बन जाता है। तो इस तरह से हम लैम्डा निकाल सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन इसके भी क्वेश्चंस तो जरूर करने हैं। बड़े क्वेश्चन नहीं आते इसमें, पर इस पे छोटा क्वेश्चन बनने का चांस होता ही है। एक क्वेश्चन ये 2024 में आया है जिसमें हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना, ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है 101x प्लस 102y इज 304, और दूसरी इक्वेशन है 102x प्लस 101y इक्वल टू 305। दो इक्वेशंस दे रखी हैं और सॉल्व करके x और y निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर तुम देखोगे x और y के कोफिशिएंट्स काफी बड़े हैं, 101 102। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूं तो ये मेरे लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि 101 और 102 से मल्टीप्लाई करने में काफी मेहनत लगती है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक खास चीज देखो कि x का जो कोफिशिएंट है और जो y का कोफिशिएंट है नेक्स्ट इक्वेशन में, ये दोनों सेम है। इसी तरह y का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट क्रॉस में ये सेम आ रहे हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले ना, ये दोनों और ये दोनों सेम मिले, तुम्हें कुछ नहीं करना, कोई एलिमिनेशन नहीं, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, सिंपल बिना कुछ मल्टीप्लाई किए हुए सीधे सीधे ऐड कर दो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ऐड द टू इक्वेशंस डायरेक्टली। तो भैया मैं दोनों को ऐड करता हूँ, 101 प्लस 102 ये हुआ मेरा 203x। इसी तरह 102 प्लस 101 203y इक्वल टू 609। अभी क्या कॉमन है 203 कॉमन है, तो x प्लस वाई बचा और ये 203 जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 609 अपॉन 203 ये बन के आएगा 3। तो ये बनेगी मेरी पहली इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन। मुझे इससे एक सिंपल इक्वेशन बनानी है। अब इसको नॉर्मल के साथ सॉल्व नहीं करना, फिर इस क्वेश्चन को फिर से एक बार तुम्हें लिखना है ना, वापस से सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखो। पिछली बार तुमने दोनों को ऐड किया है, इस बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। तो जैसे ही तुम दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 101 माइनस 102 माइनस एक्स, 102 माइनस 101 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 304 माइनस 305 माइनस 1। ये बनती है मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व करो तो तुम्हारी x की वैल्यू निकल कर आएगी। सो यू हैव टू डू इट दिस वे। अब इसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये थोड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन था, ध्यान से करना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले तुम्हें फिर से रिमाइंड करा दूं कि हमारा व्हाट्सएप चैनल है जहां पर बहुत सारे एमसीक्यूज रोज अपडेट हो रहे हैं, वो ज्वाइन कर लो और वहां पर रोज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लो। साथ ही साथ हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर भी तुम्हें सारे वीडियोस एक ही जगह पर मिल जाएंगे। और अगर तुमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 की सीरीज नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हो, वो सब चीज़ों के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो मूव ऑन करते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ग्राफ का क्वेश्चन है और ये ग्राफ का क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से करना, इस पर बहुत चांसेस हैं कि एक क्वेश्चन तुम्हारा ग्राफ पर बनेगा।
ठीक है, पहले क्या होता था, स्टैटिस्टिक्स में ग्राफ आता था, पर स्टैट्स में से ग्राफ हटा दिया है इन्होंने सिलेबस में से कोविड के बाद से। तो अब लीनियर इक्वेशंस में से ग्राफ हर बार आने ही लगे हैं, तो ग्राफ को तो बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक है, या तो ग्राफ आएगा, ग्राफ नहीं आया तो फिर केस स्टडी आ सकती है, और हो सकता है दोनों ही आ जाए, केस स्टडी भी आ जाए, ग्राफ भी आ जाए। देखो सारे चैप्टर जो है ना तुम्हारे अलजेब्रा में, तुम्हारे पास 4 चैप्टर हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब ये चारों ही चैप्टर्स जो हैं इंपॉर्टेंट है, और चारों की वेटेज ऑलमोस्ट सेम है, करीब 6 से 8 नंबर के बीच में आते हैं चारों चैप्टर। कभी किसी में से एक दो ज्यादा आते हैं, कभी किसी में से एक दो ज्यादा आ जाते हैं। ज्यादातर जो केस स्टडी आती है ना, वो एपी में से और पॉलिनोमियल्स में से आने की ज्यादा चांसेस होते हैं, पर लीनियर इक्वेशंस में से भी बन सकती है केस स्टडी, यहाँ भी मैं एक दो करवाऊंगा एक दो। तो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या आया था, ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है ये, जिसमें तुम्हें दे रखा था x + 3y 6 है, और दूसरी इक्वेशन दे रखी थी 3y - 2x। तो इसको मैं लिखूंगा -2x + 3y = 12। अब तुम्हें बोला है कि चेक करो कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो तुम क्या लिखोगे, a1/a2। तुम बोलोगे भाई a1/a2 क्या आ रहा है, 1/-2। b1/b2 क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3/3 यानी कि 1। तो तुम बोलोगे भाई a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है, मतलब ये कंसिस्टेंट है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब मुझे इसकी x और y की कॉमन वैल्यू निकालनी है। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इक्वेशन लिखी, उस इक्वेशन में से x या y जिसका भी कोफिशिएंट छोटा हो और पॉजिटिव हो, हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। जिसका भी कोफिशिएंट, मतलब जरूरी नहीं है ऐसा करना, तुम ऑपोजिट भी कर सकते हो, पर जनरली हम ऐसा करते हैं। ठीक है, अब और एक चीज और कि अगर ये x और y के कोफिशिएंट दोनों ही अगर यहां पर इसको पूरा पूरा डिवाइड करते ना, तो तुम्हारे पास एक आसान ऑप्शन भी है। आसान ऑप्शन क्या है, जैसे पहली इक्वेशन है x + 3y = 6। देखो 1 और 3 दोनों 6 को डिवाइड करते हैं, तो आसान तरीका क्या है, शॉर्टकट बता रहा हूं कि तुम यहां डाको x को, एक बार x को रखो 0, तो जैसे ही तुम x की जगह रखोगे 0, 3y = 6 आ जाएगा। 3y = 6 मतलब y कितना आया, 2। ये बन गया हमारा एक सोल्यूशन। फिर दूसरी बार में y को 0 रखो, जैसे मैं y को 0 रखता हूं, x क्या निकला 6, जैसे ये 0 है तो ये पूरा 0 हो गया ना, तो ये हमारे पॉइंट आ गए। तो तुम्हारे लिए बड़ी आसानी सी हो गई है। 0 2 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे, तो ये 0 2 हो गया, और 6 0 x एक्सिस पे, ये 6 0 हो गया। तो भाई इन दोनों को ज्वाइन कर लो, ये बन जाएगी तुम्हारी लाइन। ये लाइन जो बनी है, इन दोनों को ज्वाइन करके इस पे जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं x + 3y = 6 के सॉल्यूशंस को। तो अब दूसरी लाइन का सॉल्यूशन निकालते हैं। ये है हमारे पास -2x + 3y = 12, और जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो फिर से देख रहा हूं x और y के जो कोफिशिएंट है ये 12 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। मतलब एक बार मैं x की जगह 0 रखूंगा, तो x की जगह 0 रखूंगा तो y कितना निकल के आता है भाई, जैसे मैं x की जगह 0 रखूंगा 3y आता है 12, तो y बनता है 4। दूसरा मैं y की जगह 0 रखता हूं, तो जैसे मैं y की जगह 0 रखता हूं x निकल के आता है -6। -2x = 12, तो x निकल के आता है -6। तो भाई मेरा पहला जो पॉइंट निकल के आता है वो है 0 4, तो 0 4 आ रहा है यहाँ पर। दूसरा मेरा पॉइंट निकल के आता है -6 0 x एक्सेस पे, तो ये हो गया हमारा -6 0। अब अगर मैं दोनों को ज्वाइन कर लेता हूं, तो ये दोनों लाइंस एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये है यूनिक सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन को अगर तुम ध्यान से देखो, तो सॉल्यूशन वो पॉइंट होता है जहां पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो तुम्हें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी देने होंगे। लेकिन यहां पर मैं देखूं, जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को काट रही है ना, वहां पे x तो मुझे दिख रहा है कि भाई x की वैल्यू तो -2 है, तो x तो भैया -2 है, लेकिन y जो है ना ये 2 और 3 के बीच में कहीं आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट 2 पर या 3 पर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, रफ में एलिमिनेशन से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेता हूं। तो जैसे ही मैं इन दोनों इक्वेशन को रफ में सॉल्व करूंगा एलिमिनेशन से, मेरे पास जो ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे। x तो निकल के आएगा -2 और y निकल के आएगा 8/3।
तो मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो सोल्यूशन है ना, वो हुआ -2, 8/3। तो इन केस अगर पॉइंट ऐसा हो जो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा है, तुम्हें डाउट हो रहा है, तो तुम क्रॉस चेक करने के लिए या पॉइंट को चेक वेरीफाई करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो। जो तुम्हारी x और y की वैल्यू वहां आ रही है ना, सेम वैल्यू यहां पर ग्राफ में भी आएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कुछ इसी तरह का है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही। इसमें भी हमारे पास पहली जो लाइन है वो है 4x - 5y = 20। अब इसमें भी मैं वही करूंगा कि x और y की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है x और y के कोफिशिएंट 20 को पूरा डिवाइड कर रहे हैं, तो मैं x को 0 रखता हूं। तो जैसे ही मैं x को 0 रखता हूं, y निकल के आता है -4, और दूसरी बार मैं y को 0 रखता हूं तो x निकल के आता है मेरा 5। ये मेरा पॉइंट है। अच्छा, 3x + 5y सेकेंड इक्वेशन है = 15। अब यहां पर भी देखो, मुझे दिख तो रहा है कि वही होगा, पर मैं यहां पर एक दूसरा तरीका भी यूज करके बता देता हूं, क्योंकि ये जरूरी थोड़ी है कि हर बार ये कोफिशिएंट डिविजिबल मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दूसरा तरीका क्या है कि भाई मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं, क्या आ रही है, 15 - 5y/3। फाइंड वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। अब y की वैल्यू राइट हैंड साइड पे किसको लेके गए हो, y को। तो y में तुम अपनी मर्जी से आर्बिट्री कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो। y की वैल्यू रख के तुम x निकाल सकते हो। जैसे मैं सपोज करो y की जगह रख लेता हूँ 1, तो जैसे ही मैं y की जगह 1 रखता हूँ तो x मेरा निकलता है 15 - 5 यानी कि 10/3 फ्रैक्शन आ जाएगा। तो 1 को हम अवॉइड कर लेते हैं, तो हम y की जगह 0 रख के देख लेते हैं। 0 रखूंगा तो 15 - 0/3 तो 5 निकल के आ रहा है। फिर y की जगह अगली वैल्यू तुम्हें 0 के बाद 3 रखनी है। अब तुम कहोगे भाई 3 क्यों, जो डिनोमिनेटर है ना उसके गैप पर वैल्यू रखनी है। पहली वैल्यू रखी ना तुमने 0, तो 0 का या तो +3 या -3, 3 आगे या 3 पीछे वैल्यू रखनी है। इससे तुम्हारी बार बार पॉइंट कैलकुलेशन की जो मेहनत है ना वो बच जाती है। डिनोमिनेटर के हिसाब से प्लस माइनस करके वैल्यू रखो। जैसे मैं y की जगह 3 रखता हूँ, 15 - 15 ये 0 आ जाता है। बाई चांस वही वैसे ही पॉइंट निकल के आया 0 वाले ही, लेकिन इस तरह से तुम पॉइंट निकाल लोगे। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, तो भाई यहाँ देखो, पहला पॉइंट है 0 - 4। 0 - 4 कहाँ आने वाला है, y एक्सेस पे। दूसरा है 50 50 x एक्सेस पे, इसका भी 50, ये 50 और 03। तो ये मेरी जो दो लाइन्स हैं वो यहाँ से बन के आती है। ये बन गई मेरी दो लाइन्स, और दूसरी यहाँ से बना लेते हैं, ये दो लाइन्स बन गई, है ना। हर लाइन के ऊपर तुम्हें क्या करना है, इक्वेशंस भी लिखनी है। तो जैसे ये पिछला वाला क्वेश्चन था ना, इसमें मैंने इक्वेशन लिखी थी, यहाँ पर भी इक्वेशन लिखनी है। राइट हैंड टॉप कॉर्नर पर स्केल भी लिखना है। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो, मिस मत करो। इनके भी आधा आधा नंबर, 1/4 नंबर सबके होते हैं, तो ध्यान रखो, इन चीजों को मिस मत करो। अब क्वेश्चन तो ये था कि भाई सॉल्व करो, तो मुझे दिख रहा है दोनों लाइनें कहाँ कट रही हैं, 5 0 पर। तो हम लिखेंगे भाई ये कौन सा सोल्यूशन है, ये यूनिक सोल्यूशन ही है। अच्छा, ज्यादातर जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं ना वो यूनिक सोल्यूशन के आते हैं, तो यूनिक सोल्यूशन में थोड़ा ज्यादा फोकस करना। मतलब अगर तुम्हारे पास बोर्ड के क्वेश्चन में 50 बार अगर ग्राफ का क्वेश्चन है ना, तो 50 में से कम 45 या उससे ज्यादा टाइम्स तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन बनता है। बट स्टिल बी प्रिपेयर्ड फॉर इनफाइनाइट एंड नो सॉल्यूशन, बट चांसेस ये है कि ये ज्यादा बनेगा। अच्छा, अब यूनिक सॉल्यूशन बन गया, और सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है हमारा 5, 0, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल formed by lines representing the above equation and the line x = 0। अभी देखो x = 0 क्या है, x = 0 is actually equation of y axis। y axis पे x हमेशा 0 होता है ना, तो x = 0 is equation of y axis। मतलब वो कह रहा है कि जो दो लाइन्स है और y axis है, उनके साथ जो ट्राइंगल बन रहा है ना, उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो तुम देख रहे हो कि भाई ये वाला जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें बताने हैं। देखो यहाँ पर एक लाइन, यहाँ दूसरी लाइन, या वाई एक्सिस, तो दोनों लाइंस और वाई एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। क्या क्या है, 5 0 0 3 और 0 - 4, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। और अगर क्वेश्चन में बोला जाए इसका एरिया भी निकालो, तो तुम भाई एरिया भी निकाल सकते हो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी बेस कितना है,
3 यूनिट्स प्लस 4 यूनिट्स, 7 यूनिट्स तो तुम्हारा बेस हो गया। और हाइट कितनी है, हाइट है हमारी ये है 5 यूनिट्स। सो हाफ इंटू 7 इंटू 5, 17.5 स्क्वायर यूनिट्स ये तुम्हारा एरिया है। तो इनकेस अगर बोलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, जो कि इस क्वेश्चन में भी बोला है, तो फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हो। क्या करते हैं कई बार, देखो 3 मार्क का वैसे ग्राफ का क्वेश्चन है, तो चांसेस तो नहीं है कि इस तरह के एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाएं, पर अगर तुम लकी रहे इनफ, ग्राफ की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है और 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया बाय चांस, तो उसमें ग्राफ बनाने के अलावा ये सब चीजें भी पूछी जाएंगी। 3 मार्क में भी पूछ सकते हैं, ये ऐसा नहीं है 3 मार्क में नहीं पूछेंगे, 3 मार्क में भी एक छोटा क्वेश्चन साथ में पूछ ही सकते हैं। अभी मैंने बताया था 1-2 साल पहले आया था, कंसिस्टेंसी चेक करके फिर ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन हो गए, अलजेब्रिक सॉल्यूशन हो गया, दोनों तरह की चीज होगी। अब आते हैं हम अपने सबसे प्रॉब्लम वाले एरिया पर, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम वाला एरिया है, ज्यादातर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम लगती है, पर ऐसी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। मैं वर्ड प्रॉब्लम्स में तुम्हें इक्वेशंस बना के दिखाऊंगा, 1-2 केस में सॉल्व भी करूंगा, लेकिन ज्यादातर केसेस में मैं इक्वेशंस अनसॉल्व्ड छोड़ूंगा तुम्हारे लिए। उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करना तुम्हारा काम है, पर मैं कुछ क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले हम डिटरमाइन करेंगे कि हमें वेरिएबल मानना किसको है। जैसे यहाँ बोला है कि भाई मीना जो है ये बैंक में गई है, किस लिए गई है, ये बैंक में गई है 2000 रुपए निकलवाने के लिए, विड्रॉ करवाने के लिए। पहले सारी इंफॉर्मेशन नोट कर लो। उसने बोला कैशियर को, भाई मुझे 2 तरह के नोट्स दो, 50 रुपए के नोट दो, 100 रुपए के नोट दो। अब हुआ क्या कि भाई 20 रुपए, 20 रुपए नहीं, 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट उसको मिले, और उसमें टोटल उसको 2000 रुपए मिल गए, ठीक है। तुमसे पूछा गया है कि भाई ये 50 के और 100 के कितने कितने नोट उसे मिले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये पढ़ लिया करो कि तुम्हें फाइंड क्या करना है। जो तुम्हें फाइंड करना है ना, ज्यादातर भाई एक्स और वाई होता है। जैसे इसमें तुमसे पूछा 50 रुपए के कितने नोट और 100 रुपए के कितने नोट मिले हैं मीना को, तो हम मान लेते हैं कि भाई मीना को 50 रुपए के एक्स नोट्स मिले हैं। एक्स क्या है, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज, और 100 रुपए के वाई नोट्स मिले हैं, है ना। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, लेट 50 रुपीज भी एक्स, लेट 100 रुपीज भी वाई। प्लीज डोंट डू दिस। अननोन चीजों को एक्स और वाई मानना है, 50 रुपए को एक्स नहीं मानना, 50 रुपए के कितने नोट हैं वो एक्स मानना है। अब टोटल कितने नोट मिले हैं बीना को, टोटल 25 नोट मिले हैं। इसका मतलब 50 रुपए के नोट प्लस 100 रुपए के नोट इक्वल टू 25। एक इक्वेशन बन गई हमारी। फिर अब दूसरी इक्वेशन बनानी है ना, तो दूसरी चीज क्या गिवन है वो देखो। दूसरा हमें दे रखा है 2000 रुपए। 2000 क्या है, वैल्यू है, उस पूरे नोट्स की वैल्यू है। देखो अगर तुम्हारे पास 50 रुपए के 10 नोट है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 500 रुपए होगी ना। कैसे निकालते हो, 50 इंटू 10। इसी तरह अगर तुम्हारे पास 50 रुपए के एक्स नोट्स हैं तो उनकी वैल्यू क्या होगी, उनकी वैल्यू होगी 50x। और इसी तरह 100 रुपए के y नोट्स हैं तो उनकी वैल्यू क्या होगी, 100y। तो ये हो गई हमारी टोटल वैल्यू उन नोट्स की, जो कि किसके बराबर है, 2000 के बराबर है। अब इसको सिंपल करने के लिए मैं इसमें से 50 कॉमन लूंगा और जाकर डिवाइड कर दूंगा। तो जैसे ही मैं 50 कॉमन लूंगा और जाकर डिवाइड करूंगा तो 2000 अपॉन 50 कितना आया, ये आ गया 40। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 25, दूसरी बन के आती है x प्लस 2y इक्वल टू 40। दोनों को सॉल्व करो एलिमिनेशन से, तो y निकल के आएगा 15 और x निकल के आएगा 10। ट्राई करके देखना, ये तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, सिंपल सब्ट्रैक्ट करके ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मतलब मीना के पास 50 रुपए के उसे मिले हैं 10 नोट, मतलब 500 रुपए मिले हैं, ध्यान रखो। और 100 रुपए के उसे 15 नोट मिले हैं, मतलब 1500 रुपए हुए। तो 1500 ये, 500 ये, टोटल 2000 मिल गए ना मीना को। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसमें जो तुम्हारे पास लीनियर इक्वेशन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना पिछले कुछ सालों से, तो एज वाले क्वेश्चंस काफी कॉमन पूछे गए हैं, 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन जो है ना वो भी काफी कॉमनली पूछे गए हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा ज्यादा करना, प्लस इसके अलावा थोड़ा बहुत एरिया, पेरीमीटर, गिव एंड टेक टाइप के क्वेश्चन भी है, मैं भी आगे और करवा रहा हूँ, पर वो भी थोड़े से देख लें, ठीक है। तो अब अगला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि भाई एक रेलवे जो है वो टिकट जब बना रहा है, रेलवे की टिकट बनाता है, तो उस टिकट में 2 तरह की टिकट है, एक होती है फुल टिकट, एक होती है हाफ टिकट, ठीक है। तो जैसा होता है ना कि रेलवे में क्या होता है, 8-10 साल से बच्चे जो
कम उम्र के हैं ना, उनके हाफ टिकट बनता है। अब हाफ टिकट का ये मतलब नहीं होता कि उनके पूरे पैसे आधे हो जाते हैं। हाफ टिकट में उनके कुछ पर्टिकुलर अमाउंट रिड्यूस होता है। जैसे सपोज इस क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि भाई एक रेलवे टिकट है, उसमें दो तरह के चार्ज लगते हैं। एक तो फेयर, फेयर मतलब हो गया किराया ना, ट्रैवलिंग के लिए जो फेयर लगेगा किराया वो लगता है। दूसरा लगता है रिजर्वेशन का चार्ज। रिजर्वेशन का चार्ज मतलब तुम बुकिंग कराओगे, रिजर्वेशन कराओगे, उसका पैसा अलग से लगता है। तो वो कह रहा है कि भाई जब भी कोई टिकट बुक कराते हो तो दो तरह के चार्ज लगते हैं, एक तो फेयर, दूसरा रिजर्वेशन का चार्ज। अब वो कह रहा है जब तुम हाफ टिकट कराते हो ना तो तुम्हारा फेयर आधा हो जाता है, लेकिन जो रिजर्वेशन का चार्ज है ना वो उतना का उतना लगता है। हाफ टिकट फुल टिकट में रिजर्वेशन चार्ज में कोई फर्क नहीं है। मतलब मान लेते हैं कि तुम्हारी एक टिकट का फेयर है 100 रुपए और रिजर्वेशन के 20 रुपए लगते हैं, ठीक है, एक एडल्ट के। ये है तुम्हारा फेयर और ये है रिजर्वेशन का चार्ज, तो टिकट कितने की आएगी? 120 रुपए आएगी। लेकिन वहीं पे अगर बच्चा है, हाफ टिकट जिसकी ले रहे हैं, तो उसका फेयर लगेगा 50, फेयर आधा हो जाएगा लेकिन रिजर्वेशन आधा नहीं होगा, रिजर्वेशन उतना का उतना लगता है। तो मतलब 70 रुपीज की उसकी टिकट आएगी। तो इसका ये मतलब है ना भाई कि ये पूरी टिकट का पैसा आधा नहीं होता है। तो अब हम यहाँ पर x और y किसको माने? तो ऑब्वियसली दो अलग अलग चीजें जो वेरिएबल हैं, मतलब जो अननोन चीजें, वो कौन कौन सी हैं? फेयर और रिजर्वेशन चार्ज। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम भी है, हाफ टिकट है फुल टिकट है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम ये बनाते हैं कि भाई ये मेरी हाफ टिकट, ये मेरी फुल टिकट, और ये है हमारा फेयर और ये है हमारा रिजर्वेशन का चार्ज। तो एक काम करते हैं, हाफ टिकट का फेयर मान लेते हैं x और फुल टिकट का फेयर कितना हो जाएगा? 2x। भाई फेयर तो हाफ टिकट में आधा होता है, तो फुल टिकट का फेयर हो जाएगा 2x डबल। और रिजर्वेशन का चार्ज हम हाफ टिकट का मान लेते हैं y, तो फुल टिकट का कितना हो जाएगा? y। हाफ टिकट फुल टिकट का रिजर्वेशन का चार्ज सेम है। अब एक अगर तुम हाफ टिकट बनाओगे तो तुम्हारा कितना पैसा लगेगा? फेयर प्लस रिजर्वेशन x प्लस वाई। और अगर तुम फुल टिकट बनाओगे तो तुम्हारा पैसा लगेगा 2x प्लस वाई। यानी कि ये पूरी टिकट 2x प्लस वाई की है, आधी टिकट x प्लस वाई की है। अब क्वेश्चन में देखो क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन सी टिकट ली है, कितने के लिए, कहाँ से ली है, ये देखते हैं। कहाँ से लिए, कितने के लिए, वो तो कितने के लिए वो तो हमारे काम की है, कहाँ से लिए वो छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो फर्क नहीं पड़ता ना, अलीगढ़ से ली या जयपुर से ली। तो वो कह रहा है कि भाई एक फर्स्ट क्लास टिकट ए से बी की ये आ रही है 256 रुपए की, यानी कि 256 रुपए की एक फर्स्ट क्लास टिकट आ रही है। कुछ नहीं बोल रहा, मतलब हम इसको फुल टिकट मानेंगे। तो वो कह रहा है एक फुल टिकट 256 की आ रही है। हमारे हिसाब से एक फुल टिकट 2x प्लस वाई की आ रही है। तो वो कह रहा है एक फुल टिकट है यानी कि 2x प्लस वाई, ये 256 आएगा। ठीक है, हमारे हिसाब से हाफ टिकट कितने की है? x प्लस वाई की। और फुल टिकट कितने की है? ये है 2x प्लस वाई की। और उसके हिसाब से 256 की फुल टिकट है तो 2x प्लस वाई को 256 रख दिया। फिर वो कह रहा है वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व टिकट कॉस्ट ₹387। एक फुल और एक हाफ मिलाकर 387 की है। अभी यहाँ पर वैसे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि जब मेरी फुल टिकट 256 की है और दोनों मिला के 387 की है तो हम उसमें से हाफ टिकट की वैल्यू निकाल सकते हैं। पर अभी मैं यही कर रहा हूँ, एक फुल प्लस एक हाफ इज इक्वल्स टू 387। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरी इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 387। वैसे आसान करने के लिए तुम इसमें एक दूसरा काम भी कर सकते थे, मतलब ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आसान करने के लिए तुम एक काम कर सकते थे इसमें कि यहाँ पर 2x प्लस वाई की वैल्यू रख लेते 256। तो इससे जो तुम्हारी इक्वेशन बन के आती ये थोड़ी सी आसान बन के आती। जैसे मैं माइनस करूंगा x प्लस वाई, ये निकल के आएगा 131, तो x प्लस वाई 131, ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करके तुम्हारे कॉस्ट ऑफ टिकट मतलब फेयर ऑफ टिकट और रिजर्वेशन चार्ज दोनों निकल के आ जाएंगे। तो इन दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो। जैसे ही कोई थोड़ी डिफिकल्ट इक्वेशन होगी ना वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। इतनी इजी इक्वेशन तो मेरे ख्याल से तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि 2x प्लस वाई और x प्लस वाई को कैसे सॉल्व करना है ना। कर लेते हैं, चलो
अगर तुम्हें लगता है कि कुछ डिफिकल्ट है तो एक दो बच्चों को अगर लगे तो हम एक तो सॉल्व कर ही लेते हैं कि 2x प्लस वाई है 256, x प्लस वाई 131, y का कोफिशिएंट इक्वल है, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 2x माइनस एक्स, एक्स ये कट गया, 256 माइनस 131 तो भैया 5 2 1, 125 रुपए आधी टिकट का किराया है। अब अगर मैं x को 125 रखूं तो y मेरा निकल के आएगा 6। तो इसका मतलब अगर तुमसे ये पूछा जाए कि भाई एक टिकट का फेयर कितना है, तो एक टिकट का फेयर तुम कितना बताओगे? 125 नहीं, एक टिकट का फेयर 250 है। बेटा x तो हाफ टिकट का फेयर है, हमसे अगर पूछा जाए एक टिकट का फेयर मतलब फुल फेयर निकालना है तो फुल फेयर 2x है, तो 2x है फुल फेयर और 6 रुपए रिजर्वेशन चार्ज, ये तो सेम है दोनों के लिए, इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो फुल टिकट हमारी 250 प्लस 6 यानी कि फेयर प्लस रिजर्वेशन चार्ज, ये हमारी टिकट के प्राइस है। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है बढ़िया क्वेश्चन जिसमें तुम्हें बोला है 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर, तो क्वोशंट है 4 और रिमाइंडर है 5। यहां बात हो रही है डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट, रिमाइंडर सबकी। देखो एक सिंपल सी चीज समझो, जब भी हम किसी एक नंबर a को b से डिवाइड करते हैं तो हमारा कुछ क्वोशंट आता है और कुछ रिमाइंडर आता है। तो ये जो a होता है ना वो b इंटू क्यू प्लस आर के इक्वल आता है, इसी को हम कहते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो किसके बराबर है? डिवाइड करने वाले नंबर के इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। जैसे यहाँ पर दो नंबर्स की बात हो रही है तो एक काम करते हैं कि ग्रेटर जो नंबर है उसको मैं मान लेता हूँ x और जो स्मॉलर नंबर है उसको मैं मान लेता हूँ y। अब वो कह रहा है 3 टाइम्स द ग्रेटर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर, तो सबसे पहले ये देखो कि किसे डिवाइड कर रहे हैं। 3 टाइम्स द ग्रेटर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर, तो डिवाइड किसको कर रहे हैं? 3 टाइम्स द ग्रेटर को, मतलब 3x को डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? y से। तो इसका मतलब जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो तो a है, तो a कितना है? 3x, और डिवाइड किससे कर रहे हैं? y से। तब हमारा क्वोशंट 4 आता है और रिमाइंडर 5 आता है, तो क्वोशंट की जगह मैं 4 रखूंगा प्लस रिमाइंडर की जगह 5, तो मेरी पहली इक्वेशन बनेगी 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 5, फर्स्ट इक्वेशन। आगे वो कहता है 6 टाइम्स द स्मॉलर इज डिवाइडेड बाय ग्रेटर। अब किसको डिवाइड कर रहे हैं? 6 टाइम्स द स्मॉलर इज डिवाइडेड बाय ग्रेटर, तो डिवाइड किसको कर रहे हैं? 6 टाइम्स द स्मॉलर को, तो 6 टाइम्स द स्मॉलर मतलब 6 इंटू वाई, छोटे को तो मैंने y माना है, तो 6 टाइम्स द y इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा a है। किस से डिवाइड कर रहे हैं? लार्जर से, मतलब x से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्वोशंट हमारा 4 आता है और रिमाइंडर आता है 2, तो प्लस 2। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन बनती है -4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 2, ये प्लस का 4x वहां ले गए, ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, इसको सेकेंड इक्वेशन बनाने से पहले मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं कि मैं इसमें से 2 कॉमन लेकर डिवाइड कर दूं। तो अगर मैं इसमें से 2 निकालूं तो -2x प्लस 3y बचेगा, और वो 2 ले जाकर डिवाइड करूं तो 2/2 1 बन के आ जाएगा। तो मेरी जो दो इक्वेशंस हैं वो बन के आएंगे, पहला 3x माइनस 4/5, दूसरा -2x प्लस 3y इक्वल टू 1। अब मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो मैं x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 2 से, इसको 3 से, तो क्या निकल के आ रहा है भाई? ये आ रहा है 6x माइनस 8y इक्वल टू 10। यहां निकल के आएगा माइनस का 6x प्लस 9y इक्वल टू 3। अभी जरा दोनों को सॉल्व करो, ऐड करने पर ये कैंसिल, y इक्वल टू 13, और जैसे ही मैं y की वैल्यू 13 डालूंगा अब मैं x निकाल सकता हूं। तो अब ये x निकालना तुम्हारी जिम्मेदारी, y को 13 डालो, वैसे तो तुम ओरली भी निकाल सकते हो, है ना? बताऊं? नहीं, तुम ही ट्राई करो। तो x जो है वो तुम निकालो और आंसर कमेंट्स में लिखो, बताओ जरा x निकल के क्या आ रहा है ना? देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, और ये तो वैसे भी मैंने बताया तुम्हें 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब 2 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो उसका मेरा एक अलग से वीडियो है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा,
उसका मैंने पूरा वीडियो बना रखा है 2 डिजिट नंबर्स पे, तो वो पूरा वीडियो देख लेना। मैं इसमें से 1-2 क्वेश्चन तुम्हें करवा देता हूँ, और बाकी और ज़्यादा चाहिए इसमें और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वो वीडियो देख सकते हो। तो 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चंस में क्या खास बात होती है कि हम जो टेंस डिजिट है ना उसको तो लेते हैं x, और जो यूनिट्स डिजिट है उसको लेते हैं y हमेशा। मतलब किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं टेंस डिजिट को x ले रहा हूँ, यूनिट्स डिजिट को y ले रहा हूँ। तो मेरा जो 2 डिजिट का नंबर है ना वो बन के आएगा 10 इंटू टेंस प्लेस के डिजिट प्लस यूनिट्स प्लेस के डिजिट। तो 2 डिजिट नंबर को हम 10x प्लस y लिखते हैं। मतलब जैसे 42 है, 42 को अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो मैं उसको 10 इंटू 4 प्लस 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 10 इंटू टेंस प्लेस की डिजिट प्लस यूनिट्स डिजिट। और कई बार क्या होता है रिवर्स नंबर काम आता है, तो रिवर्स नंबर मतलब उल्टा कर दो उसको, एक्स वाई इंटरचेंज हो जाते हैं तो वो बन जाता है 10y प्लस एक्स। ना क्वेश्चन में क्या बोला है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जब भी डिजिट्स की बात होगी तो हम x और y को यूज करेंगे, जब भी नंबर की बात होगी हम 10x प्लस y यूज करेंगे। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। जैसे देखो क्या बोला है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। चलो ऑफ अ 2 डिजिट नंबर तो उसी की बात हो रही है, सम ऑफ डिजिट्स इज 11। तो वो क्या कह रहा है भाई कि डिजिट्स का सम 11 है, तो मैं क्या लूंगा, डिजिट्स का सम 11 मतलब x प्लस वाई 11। डिजिट्स की बात हो रही है मतलब x और y लेना है। कभी भी सम या डिफरेंस ऑफ डिजिट्स में प्लीज कभी भी 10x प्लस वाई मत ले लेना, वो नंबर होता है, डिजिट्स नहीं होती। तो डिजिट्स हम x और y अलग अलग लेंगे। इसी तरह तुम्हें बोला है इफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, मतलब इसकी बात हो रही है। नंबर देखो क्या लिखा है, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, मतलब इसकी बात हो रही है, एक्सीड्स ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो वो कह रहा है कि भाई ये जो रिवर्स नंबर निकल के आया है ना ये ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है। तो फिर जो रिवर्स नंबर है ये ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है। अच्छा बराबर तो है नहीं, कौन सा ज्यादा है, ये 27 ज्यादा है। तो ज्यादा कौन है, ये। हमें क्या चाहिए, बराबरी चाहिए। बराबरी चाहिए तो जो ज्यादा है उसमें से या तो निकाल लो या फिर जो कम है उसे दे दो। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो ये नंबर छोटा है, जो छोटा है बेचारे को दो ना, उसके पास कम है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 10x कितना हुआ, माइनस का 9x, और 10y माइनस वाई प्लस का 9y इक्वल टू 27। फिर से आसान करो, 9 कॉमन लेकर काटो, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व करो। वैसे तो ओरली दिख रहा है y प्लस वाई 2y इक्वल टू 14, y निकल के आ रहा है 7 और x 4, तो मतलब नंबर हमारा 47 आएगा। सॉल्व करके देख लो, ये हमारा नंबर है 47। टेंथ डिजिट आएगी तुम्हारी 4 और यूनिट डिजिट आएगी 7। अगला जो क्वेश्चन है वो भी 2 डिजिट नंबर का ही है और इसी तरह का ही है, जिसमें क्या दे रखा है, 7 टाइम्स है 2 डिजिट नंबर। 7 टाइम्स किसका, 2 डिजिट नंबर का। तो भाई 7 इंटू 10x प्लस वाई, 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर, डिजिट्स की बात नहीं कर रहा है, 7 टाइम्स नंबर की बात कर रहा है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। वो कह रहा है कि भाई अगर मैं किसी नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करूं या उसके रिवर्स को 4 से मल्टीप्लाई करूं, आंसर सेम आता है। तो 7 टाइम्स अ नंबर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स रिवर्स नंबर। तो रिवर्स नंबर बोल रहा है तो भैया 10y प्लस एक्स लोगे। अब सॉल्व कर लो इसको, 70x प्लस 7y इक्वल टू 40y प्लस 4x। तो ये आएगा मेरे पास 66x माइनस 33y इक्वल टू 0, टेकिंग एवरीथिंग टू वन साइड। अगेन आसान करने के लिए क्या कॉमन लें, 33। 33 कॉमन लेकर जब मैं जाके डिवाइड करूंगा तो 0 अपॉन 33 क्या बनेगा, 0, फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 3। अब जरा मुझे बताओ, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 3, इसकी इक्वेशन तुम क्या बनाओगे। ज्यादातर बच्चे यहाँ एक गलती करते हैं, ये डिफरेंस ऑफ डिजिट्स को ध्यान रखना। डिफरेंस ऑफ डिजिट्स में ज्यादातर बच्चे x माइनस वाई को 3 ले लेते हैं बिना सोचे समझे। भाई डिफरेंस ऑफ डिजिट्स बोला है, एक बात बताओ, अगर तुमने भी x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिखा है तो बताओ तुम्हें कैसे पता पड़ा कि x बड़ा है, क्योंकि x माइनस वाई 3 आ रहा है, इसका मतलब x बड़ा है y छोटा है, ये तुमने अज्यूम कर लिया है। तुम्हें क्या पता है x बड़ा ही होगा, x छोटा भी तो हो सकता है। इसका मतलब x माइनस वाई जो है वो प्लस माइनस 3 होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि x बड़ा है या छोटा है। अगर x बड़ा है तो x माइनस वाई 3 होगा, और अगर x छोटा है तो x माइनस वाई माइनस 3 होगा। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, सेकंड इक्वेशन में भी तुम्हारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब इसको तुम सॉल्व कैसे करोगे? एक बार तो तुम सॉल्व करोगे x माइनस वाई 3 लेकर, और दूसरी बार इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करोगे x माइनस वाई को माइनस 3 लेकर। इसको सॉल्व करते हैं तो भैया माइनस प्लस माइनस, तो जरा देखें x इक्वल टू माइनस 3 आ रहा है, नॉट पॉसिबल, रिजेक्ट हो गया। क्यों हो गया भाई? डिजिट कभी नेगेटिव थोड़ी होती है, डिजिट तो 0 से लेकर 9 तक 10 ही होती है, तो डिजिट कभी नेगेटिव नहीं होती है, रिजेक्टेड। यहाँ पर सॉल्व करते हैं माइनस प्लस प्लस, तो यहाँ सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू 3 आता है। जैसे ही मैं x की वैल्यू 3 डालूंगा y निकल के आता है 6, मतलब मेरा नंबर है 36। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर बार एक कंडीशन रिजेक्ट होगी ही होगी, कई बार दोनों कंडीशन में सही आंसर आता है। इसका ये मतलब होता है कि दो नंबर्स पॉसिबल है। ऐसे एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया था, इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम दिया और पूछ लिया कि भैया ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल है, तो तुम्हें बताना होगा कि एक या दो। जैसे हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें तो एक ही नंबर पॉसिबल था, लेकिन कई बार दोनों एक्सेप्टेबल आंसर्स होते हैं, तो फिर दो आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं, मैक्सिमम दो और मिनिमम एक तो है ही। इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अब बात करें हम एज की, है ना, एज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं। अब एज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है, मतलब ह्यूमंस की बात नहीं कर रहा कि एज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है, एज से रिलेटेड लीनियर इक्वेशंस में जो प्रॉब्लम आती है। जैसे यहाँ पर एज में देखो, एक और भी चीज ध्यान रखनी है कि एज में भी दो तीन तरह की एजेस होती हैं, है ना। एक होती है प्रेजेंट एज, मतलब आज की एज। एक होती है पास्ट एज। पास्ट एज मतलब 2 साल पहले, 4 साल पहले जो एज थी वो पास्ट एज। और एक होती है फ्यूचर एज, बाद में जो आएगी। तुम्हारे पास इन तीनों एजेस के रिलेशनशिप्स होते हैं, तुम्हें देखना है कौन सा रिलेशनशिप तुम्हें काम में लेना है। जैसे तुम्हारे पास दो ही लोग होंगे, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर दो लोग हैं भाई, नूरी और सोनू, तो नॉर्मली उनकी प्रेजेंट एज को हम एक्स मान लेंगे। तो मान लेंगे भाई प्रेजेंट एज, ये ले लेते हैं हम, एक मिनट के लिए प्रेजेंट एज ले लेते हैं। ये तो हुई नूरी और ये सोनू। इसकी पहले लेते हैं प्रेजेंट एज। तो एक काम करते हैं, नूरी की एज मान लेते हैं x, सोनू की y, ये मान लिया हमने प्रेजेंट एज। अब वो कह रहा है 5 साल पहले, 5 years ago। तो अब 5 years ago की एज निकालो, 5 years ago। अभी आज नूरी कितने साल की है? x years की। तो 5 साल पहले कितने की होगी? x माइनस 5 की। और सोनू कितने का होगा? आज y का है तो 5 साल पहले y माइनस 5 का। फिर ये ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू इक्वेशन बाद में बनाएंगे, पहले आगे देखते हैं। अब तुमसे पूछा है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, है ना। चलो ये बात की बात है, इक्वेशन 3 टाइम 4 टाइम 10 years लेटर। तो अब 10 साल बाद की एज भी निकाल, 10 years लेटर। तो नूरी आज है x years की, 10 साल बाद कितने की हो जाएगी? x प्लस 10 की। और सोनू 10 साल बाद हो जाएगा y प्लस 10 का, है ना। तो तुम जो प्रेजेंट एज काम आ रही है तो ये रखो, फ्यूचर एज, पास्ट एज जो दे रखा है वो काम में ले लो। ये हो गई हमारी फ्यूचर एज, ये पास्ट एज। अब वो क्या कह रहा है भाई, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब ये 5 साल पहले की एज है ना। इस समय 5 साल पहले नूरी सोनू की एज की 3 टाइम्स है। तो ये नूरी 5 साल पहले, ये सोनू 5 साल पहले। नूरी सोनू की 3 टाइम्स है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहां नहीं, यहां। क्यों? क्योंकि नूरी ऑलरेडी 3 टाइम्स है, सोनू छोटा है, मतलब सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई करना है। भाई सपोज करो तुम्हारे फादर की एज तुम्हारी एज की 3 टाइम्स है, सपोज करो, तो तुम्हारी एज को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो फादर के बराबर आएगी ना एज। ऐसे थोड़ी फादर की एज पहले ही 3 टाइम्स है, उसको मल्टीप्लाई करूं और बड़ी हो जाएगी वो। तो जो छोटा है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो बड़े के बराबर आ सके, ठीक है। तो नूरी जो है वो बड़ी है, नूरी वॉज 3 टाइम्स ओल्ड, तो नूरी को मल्टीप्लाई नहीं करना है, सोनू को करना है। तो मेरी पहली इक्वेशन बनेगी x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, ये मेरी पहली इक्वेशन। अब आगे आते हैं, वो कह रहा है 10 साल बाद, तो ये 10 साल बाद की एज है। 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो 10 साल बाद ये नूरी
और 10 साल बाद ये सोनू, नूरी सोनू की डबल है एज में, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सोनू को और इसको सॉल्व करके सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, सॉल्व तुम ही करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये बनेगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो तो x और y निकल के आ जाएगा, मतलब नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज तो निकल के आ ही जाएगी। चाहो तो आंसर चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, वेरीफाई भी करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि भाई ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं। ये है फिक्स्ड और वेरिएबल चार्ज। फिक्स्ड वेरिएबल चार्ज में क्या होता है भाई, एक तो फिक्स चार्ज होता है और एक वेरिएबल चार्ज होता है जो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। तो जैसे यहाँ पर बोला एक लाइब्रेरी है, उसमें पहले 3 दिन के फिक्स चार्ज लगते हैं, उसके बाद हर दिन के एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो पहले 3 दिन हैं उसके जो फिक्स्ड चार्ज हैं, FC मतलब फिक्स चार्ज, ये x रुपीज है, और फिर उसके बाद पर डे के चार्ज, उसके बाद पर डे के चार्ज कितने हैं, ये y रुपीज है। अभी सरिता ने एक किताब को 7 दिन तक रखा, ठीक है, तो उसको 27 रुपीज देने पड़े। तो 7 दिन तक रखा तो उसके जो पैसे लगे होंगे, पहले 3 दिन के कितने लगे, x, तो पहले 3 दिन के x प्लस अब कितने दिन बचे, 4 दिन। भाई 7 में से पहले 3 दिन के x रुपीज तो हो गए, अब जो बचे हुए 4 दिन हैं उसके रोज के पैसे y रुपीज लग रहे हैं, मतलब 4 दिन के कितने पैसे लग जाएंगे सरिता के, 4y। ये हो गया टोटल चार्ज 27 का। सूजी ने वैसे ही एक किताब 5 दिन रखी तो उसको 21 रुपीज देने पड़े। अब सूजी जो है वो पे करेगी x प्लस 2y, इजंट इट भाई, x प्लस 2y क्यों, क्योंकि 5 में से 3 दिन के तो x हो गए, बाकी 2 दिन के 2y हो गए। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो तो तुम्हारे पास पर डे के चार्ज भी आ जाएंगे और साथ ही साथ फिक्स्ड चार्ज भी निकल के आ जाएंगे। तो जो फिक्स चार्ज वाले क्वेश्चन है ना, उसमें जनरली इक्वेशन बनती भी ऐसे ही है, x प्लस ए वाई एक्स प्लस बी वाई टाइप्स। अगला जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये भी तुम्हारा इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इंटरेस्ट का मतलब तुम्हारे इंटरेस्ट का है नहीं है पता नहीं, पर ये इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ब्याज की, उसका क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आया भी है, पिछले 2-3 साल में आया है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी अपना पैसा 2 जगह पर लगा रहा है, एक तो 5% पे, दूसरा 8% पे। तो हम मान लेते हैं कि भैया 5% पे उसने x रुपीज इन्वेस्ट किया और 8% पे उसने y रुपीज इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब टोटल उसने बोला कि भाई ऐसा ऐसा किया तो पूरे साल में उसको 500 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। अब तुमने 5% पे x रुपीज इन्वेस्ट किया है तो उसका इंटरेस्ट कितना होगा, 5% ऑफ x, तो 5% ऑफ x प्लस 8% ऑफ y, ये हो गया y रुपीज का इंटरेस्ट, इज इक्वल्स टू टोटल इंटरेस्ट विच इज 500। तो 100 अपॉन में से कॉमन लेके मल्टीप्लाई करते हैं, पहली इक्वेशन बनेगी 5x प्लस 8y इक्वल्स टू 500 इंटू 100, एक इक्वेशन। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि अगर वो अमाउंट इंटरचेंज कर देता मतलब इसमें y और इसमें x कर देता तो उसको 10 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता। मतलब 5% में वो x की जगह y लगा देता और 8% में y की जगह x लगा देता तो उसे 10 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता, मतलब 500 की जगह पर 510 रुपए मिलते। तो अब सेकेंड इक्वेशन अगर मैं बनाऊंगा तो क्या बनेगी, 8% ऑफ x में 8% लगाया है, और 5% ऑफ y इक्वल टू 510, 10 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का मतलब 510 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। तो सेकेंड इक्वेशन बनेगी 8x प्लस 5y इक्वल टू 51000। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ये तुम्हें सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट्स में बताना है। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, तुम 2 तरह से सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन से तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ एक स्पेशल मेथड मैंने आज करवाया है, ध्यान रखो, 101x प्लस 102y वाला, वो भी तुम लगा सकते हो। देखो x का और y के कोफिशिएंट क्रॉस में इक्वल आ रहे हैं, तो एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करके इसको सॉल्व करना और देखना क्या तुम्हारा सिमिलरली आंसर निकल पाता है क्या। तो ट्राई दिस आउट, कमेंट कि भाई आंसर सही आया या नहीं आया। आंसर मैं पहले ही बता देता हूँ, इसका जो आंसर निकल के आएगा 2000 और 5000 निकल के आएगा, यू विल गेट 2000 एंड 5000।
तो वो निकल के आएगा तुम्हारा 2000 एक्स और वाई 5000, है ना। चेक करो कि ये सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम। देर आर 2 एग्जामिनेशन रूम्स ए एंड बी। तो भाई मान लेते हैं ए में कितने बच्चे हैं एक्स और बी में कितने बच्चे हैं वाई। ये कह रहा है 2 रूम है और दोनों में कुछ कैंडिडेट्स बैठे हैं और हमें क्या करना है कि अगर हम 15 बच्चे ए से बी में भेजते हैं तो दोनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम हो जाएंगे। भाई मेरे पास ए में कितने बच्चे हैं एक्स और बी में कितने हैं वाई। वो कह रहा है यहाँ से 15 बच्चे यहाँ भेज दो। तो जैसे ही यहाँ से 15 बच्चे निकलेंगे यहाँ कितने बचेंगे x माइनस 50, वहाँ कितने हो जाएंगे y प्लस 50। वो कह रहा है जैसे ही तुम ये करते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर हो जाते हैं, मतलब ये इक्वल हो जाता है। अब बात करते हैं हम कि अगर 30 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, 30 कैंडिडेट्स बी से ए में आ रहे हैं, तो बी से ए में जा रहे हैं 30, तो फिर ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 टाइम्स हो जाते हैं। अगर जैसे ही यहाँ से 30 जाएंगे, पहले कितने थे भाई y, इधर x, जैसे ही यहाँ से 30 गए यहाँ हो गए y माइनस 30, यहाँ पर हो गए x प्लस 30। अब वो कह रहे हैं कि जैसे ही ऐसा होगा a में बच्चे 10 टाइम्स हो जाएंगे। a में 10 टाइम्स हैं तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा b से। तो मेरी जो सेकेंड इक्वेशन बनेगी ये बनेगी x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 330। तो पहली इक्वेशन यहाँ बनी मेरी x माइनस वाई इक्वल टू 30, दूसरी बनी x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 330। अब दोनों को सॉल्व करके x और y निकल जाएगा, मतलब तुम्हें पता पड़ जाएगा कि रूम ए और रूम बी में कितने कितने कैंडिडेट्स हैं, है ना। सॉल्व कर ही लेते हैं। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस प्लस प्लस, तो ये मेरे पास आता है 9y इक्वल टू 360, मतलब y कितना है 40, मतलब रूम बी में कितने बच्चे हैं 40 बच्चे हैं। और जैसे ही मैं y की जगह 40 रखूंगा x निकल के आएगा 70। तो इसका मतलब रूम ए में 70 और बी में 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब मैं करवा रहा हूँ 2 केस स्टडीज। ये केस स्टडीज जो है वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आने के चांसेस भी हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें से केस स्टडी नहीं आती, केस स्टडी आने के यहाँ भी चांसेस हैं। हाँ वो बात अलग है, जैसे मैंने पहले ही बोला एपी में पॉलिनोमियल्स में आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। केस स्टडी आएगी ना तो जो तुमने वर्ड प्रॉब्लम्स करी है ना उन्हीं में से कुछ ना कुछ घूम कर केस स्टडी में आएगा। ठीक है, कहाँ पर, जैसे यहाँ बोला है देखो एक टेस्ट में 2 तरह के क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अब वो कह रहा है सही आंसर दोगे तो 1 नंबर मिलेगा, गलत आंसर दोगे तो 1/4 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो 2 तरह के क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स। अब ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट को कुछ आंसर्स पता थे, बाकी उसने क्या किया गैस कर लिए। भाई कुछ तो पता थे, कुछ उसने गैस कर लिए। ही आंसर्ड 120 क्वेश्चंस एंड गॉट 90 मार्क्स, मतलब कुछ ना कुछ तो घोटाला हो गया ना, कुछ तो नंबर कट गए बेचारे के, है ना। तो हम ये मानेंगे कि भाई जो उसने सही सही अटेम्प्ट किए, मतलब जो उसे आते थे वो है x, और जो नहीं आते थे मान लेते हैं कि भाई जो भी उसने अटेम्प्ट किया वो गलत है। इसने खुद ही दे रखा है, इफ आंसर्स टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग। भैया तो गैसिंग मत करना, एग्जाम में कुछ मल्टीपल चॉइस है, पहले ही पढ़ के जाओ ना, गैस क्यों करना पड़े। तो कह रहा है कि भाई जितने भी उसने गैस किए वो सब गलत आ गए। हम मान लेते हैं भाई उसको x पता थे y नहीं पता थे, वो उसने गैस कर लिए। टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसने 120, तो x प्लस वाई कितना निकला 120। अब 90 मार्क्स मिले हैं, तो भाई x क्वेश्चन उसके सही थे और हर क्वेश्चन का उसको 1 नंबर मिला होगा। तो x क्वेश्चन सही है, उसके मार्क्स कितने मिले 1x। y गलत है, उसके कितने कटे 1/4 ऑफ y, इतने कट गए, इक्वल टू 90। इसको सॉल्व कर लो, मतलब एलसीएम ले लो, 4x माइनस वाई इक्वल टू 360, ये बन गई मेरी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन। अभी दोनों को मैं एलिमिनेशन से सॉल्व करता हूँ, तो भाई 5x इक्वल टू 480 आ रहा है, तो x निकल के आ रहा है 96, तो y निकल के आएगा 24। भैया 96 तो उसे आते थे, चॉइस उसने तुक्के मारे हैं, गैस किए हैं, वो जो गलत हो गए बेचारे के। तो ये हमारा x और y तो निकल के आ गया। तो तुमसे पूछ रहा है भाई कितने क्वेश्चन उसने गैस किए 24, कितने आते थे 96, कर लिया। तीसरा क्वेश्चन है, इफ आंसर्स टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग,
एंड आंसर्ड 80 करेक्टली, देन हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट। भाई 80 उसके सही हैं, ठीक है, बाकी उसने जितने भी अटेम्प्ट किए थे वो जो गैस किए वो रॉन्ग है। इसका मतलब उसने x तो तुम्हारा 80 है, ठीक है, और y मतलब 80 सही अटेम्प्ट किए, मतलब गलत कितने अटेम्प्ट किए, 40 गलत अटेम्प्ट किए, टोटल तो 120 कर ही रहा है। तो पूछा कितने नंबर मिलेंगे, भाई 80 अटेम्प्ट किए, इसके तो 80 मिल जाएंगे प्लस में, इसके 1/4 के हिसाब से 10 नंबर कट जाएंगे, तो बेचारे के कितने नंबर आने वाले हैं, 70 नंबर आने वाले हैं, ठीक है। अगले में 95 मार्क्स दे रखे हैं, तो ये उसी तरह का है एक्स और वाई। फिर वही तुम्हें सेम क्वेश्चन में इफ आंसर्स वर रॉन्ग, अगेन वही हाउ मेनी क्वेश्चन आर कंप्लीट टू स्टोर 95, तो सेम वही क्वेश्चन है, 90 की जगह 95 कर लेना है और वापस से सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने लास्ट केस स्टडी और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, फटाफट इसको खत्म करते हैं। अगर कोई भी वीडियो में कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगे कि जो तुम्हें कम समझ में आई, तो एक बार फिर से जरूर देख लो वीडियो, सो दैट थिंग्स आर क्लियर। तो अब आते हैं हम कि अमित इज प्लानिंग टू बाय अ हाउस एंड द लेआउट इज गिवन बिलो, ठीक है, एक घर लेना चाह रहा है, एक घर का लेआउट है और वो डिज़ाइन मेजरमेंट वगैरह सब दे रखे हैं। भाई ये जो उसका घर है, इसमें एक बेडरूम यहाँ पर है, एक बेडरूम यहाँ है, बीच में बाथरूम है, ये किचन है, ये लिविंग रूम है, ये सब दे रखा है। अब ये कह रहा है इसकी लीनियर इक्वेशन बनाओ। अब वो क्या क्या तुम्हें दे रखा है, वो कह रहा है एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स एंड किचन टुगेदर इज 95। 95 स्क्वायर मीटर क्या है, ये एरिया है 2 बेडरूम और किचन का मिलाकर। अब देखो एक बेडरूम का एरिया कितना है, 5 तो इसकी विड्थ है, x इसकी लेंथ है, तो ये हुआ एक बेडरूम का एरिया। सेकंड में भी सेम है, तो सेकंड का एरिया भी हुआ प्लस 5x, प्लस किचन का एरिया देखें तो किचन की लेंथ तो y है, अब विड्थ की बात करूं तो विड्थ 5 है ना, y दे रखी है और विड्थ है हमारी 5, तो 5y इक्वल टू 95। एक बेडरूम का एरिया प्लस सेकंड बेडरूम प्लस किचन सब मिला के 95। 5 कॉमन लेकर काट लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 19, तो 2x प्लस वाई 19, ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन के लिए तुम देखोगे कि भाई x प्लस 2 प्लस वाई, ये है मेरा 15, तो पूरी लेंथ इज इक्वल टू पूरी लेंथ, यहां दे रखी है x प्लस वाई प्लस 2, यहां दे रखी है 15, तो यहां पर सेकेंड इक्वेशन बन के आएगी x प्लस वाई 13। अब ये बनती हैं दो इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करोगे तो x निकल के आता है 6 और y निकल के आता है 7। तो भैया किचन ज़्यादा बड़ा है इसका, है ना, देखो बेडरूम कितना आ रहा है 6 आ रहा है, x दोनों को सॉल्व करके मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 19 माइनस 13 6 निकल के आ रहा है। तो बेडरूम जो है ना उसका 5/6 का है और किचन उसका 7/5 का है, किचन ज़्यादा बड़ा है उसका बेडरूम से। तो ये खैर जो भी है जैसा है अपनी मर्जी है, अपना घर है, कैसे बनाओ। तो इस तरह से एक्स वाई निकल जाएंगे। फिर बाकी क्वेश्चंस पूछे हैं कि भाई कितना एरिया होगा, अगर हम टाइल्स लगाते हैं तो उसके कितने पैसे लगेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो भाई एक बार हमारे पास एरिया निकल गया, जैसे तुम्हें बोला कि वो बेडरूम में टाइल लगाना चाहता है, एक बेडरूम में टाइल लगाना चाहता है और टाइल जो है वो 50 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से आ रही है, तो एक बेडरूम का एरिया कितना है 5x, मतलब 5 इंटू 6 30 स्क्वायर मीटर एक बेडरूम का एरिया है। 50 रुपए के हिसाब से टाइल लगाएंगे तो टाइल लगाएंगे 1500 रुपए लग जाएंगे ना। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक्स वाई निकल गए फिर तो बाकी क्वेश्चन के आंसर तुम दे ही सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लीनियर इक्वेशंस कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तैयार रहो, पूरा लीनियर इक्वेशन तब तक रिवाइज करके खत्म करके रखो।